नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट राइस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक लैंडमार्क जजमेंट पे बात करूंगा। ये जजमेंट 25 जुलाई 2024 को पास की गई है, मतलब हाल फिलहाल में ही ये पास की गई है। इस जजमेंट को 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 8:1 की मेजॉरिटी से पास किया गया है। मतलब सिर्फ एक ही जस्टिस ऐसे थे जिसने इस जजमेंट को अपोज किया था। इस केस का नाम था मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई रिपीट दिस पर्टिकुलर केस अगेन। द नेम वाज मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेट करता है फिस्कल फेडरलिज्म से। इसके अंदर जुडिशरी के रोल की बात की गई है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इस केस के बारे में। ये केस एक्चुअली क्या डिसाइड कर रहा था। देखिए, इस केस में जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या स्टेट के पास ये पावर है कि वो माइंस पे या मिनरल एक्सट्रैक्शन पे टैक्सेस कलेक्ट कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम द साइड ऑफ सेंटर। क्या सेंटर की इंटरवेंशन के बिना स्टेट के पास अपने पास ये पावर है कि वो माइंस पे या मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उस पर टैक्स लगा सके? तो इसका जवाब जो निकल के आया इस जजमेंट में ये है कि हाँ, स्टेट के पास ये पावर्स हैं। अब इस केस में क्या आर्ग्यूमेंट सामने रखे गए ये ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, शेड्यूल 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 है, आप जानते हैं उसमें सेंटर और स्टेट के पावर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में एक स्पेसिफिक एंट्री है, स्टेट लिस्ट में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है एंट्री नंबर 50, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट कैन कलेक्ट टैक्सेस ऑन द मिनरल राइट्स बट दैट इज सब्जेक्ट टू any law passed by parliament which is imposing limitation on this power। साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूं तो ये कहता है कि स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 50 के अनुसार स्टेट्स के पास ये ताकत है कि वो मिनरल राइट्स पे टैक्स कलेक्ट कर सके, मगर अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया हुआ है जो इस पावर को कर्ब करता है, इस पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो फिर स्टेट के पास ये टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं रहेंगी। अब होता यह है कि 1957 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट को कहा जाता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। आई रिपीट अगेन, 1957 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको कहा जाता है माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसे शॉर्ट में MMDR भी कहा जाता है। अब इस एक्ट में एक पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अनुसार सेंटर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि माइन होल्डर स्टेट्स को कितनी रॉयल्टी पे करेगा। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी स्टेट में जहां मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, अब तो लैंड तो उसी स्टेट का है, वहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो स्टेट को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो क्या दिया जाता है स्टेट को? स्टेट को दिया जाता है रॉयल्टी। ध्यान से सुनिएगा, ये पर्टिकुलर वर्ड रॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट को पे की जाती है रॉयल्टी। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आयरन एक्सट्रैक्ट कर रही है तो उसके ऊपर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया झारखंड को पे करेगी क्या? कुछ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी की क्या अमाउंट होगी, कितनी होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करने की पावर जो है वो सेंटर के पास है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट दैट इज द MMDR एक्ट ऑफ 1957। अब देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्ट ने स्टेट के ऊपर एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी है। जो डिसीजन लेने की पावर है कि रॉयल्टी कितनी पे की जाएगी अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो वो पावर सेंटर के पास चली गई। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। स्टेट डेफिनेटली कलेक्ट कर रहा है रॉयल्टी को, मगर वो अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कितनी रॉयल्टी उसे मिलनी चाहिए। इसी का सारा मसला था। अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये ऑर्डर पास किए कि भैया ये जो तुम्हारी MMDR एक्ट है, इसमें कहीं ये साफ साफ मेंशन नहीं हो रखा कि स्टेट्स की पावर, टैक्सेस कलेक्ट करने की जो स्टेट की पावर्स हैं माइंस और मिनरल्स के ऊपर, वो रेस्ट्रिक्ट की जा रही हैं। तो एक्सप्रेस्ड नहीं है प्रॉपरली, ये क्लियरली मेंशन्ड नहीं है MMDR के अंदर। जो
पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 9, वो ये कहता है कि रॉयल्टी स्टेट्स कलेक्ट करेंगे, मगर वो जो रॉयल्टी है उसका अमाउंट डिसाइड करेगा सेंटर। अब सवाल ये आता है कि क्या हम रॉयल्टी को टैक्स मान सकते हैं? क्या रॉयल्टी और टैक्स एक ही चीज होती है? अब देखिए, होता ये है कि 1989 में एक पर्टिकुलर जजमेंट आती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही ये जजमेंट पास की थी, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ये 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट दैट वाज पास्ड इन 1989, जो वर्ड रॉयल्टी है उसको टैक्स माना गया है। कहने का मतलब ये है कि एमएमडीआर एक्ट में जो सेक्शन 9 है उसमें जो वर्ड रॉयल्टी यूज किया गया है उसको कंसीडर किया गया है टैक्स, और इसी के कारण स्टेट्स की जो पावर टैक्स लगाने की थी मिनरल्स एक्सट्रैक्शन पे वो छीन ली जाती है। मगर इस बार 9 जजेस की ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी इसने बोला कि नहीं, रॉयल्टी और टैक्स अलग अलग होते हैं। रॉयल्टी फाइनेंशियल कंपनसेशन है जो एक एग्रीमेंट के तहत माइन ऑपरेटर लैंड ओनर को देता है। ध्यान से सुनिएगा, रॉयल्टी फाइनेंशियल कंपनसेशन है जो एक एग्रीमेंट के तहत माइन ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, या अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो सकता है। तो माइन ऑपरेटर लैंड ओनर को पे करता है, क्या? रॉयल्टी पे करता है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंड ओनर गवर्नमेंट ना हो, एक प्राइवेट पर्सन हो। मान के चलिए कि कोई रैंडम कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए पंकज नाम का एक व्यक्ति है जिसकी झारखंड में एक बहुत बड़ी लैंड है, और उस लैंड के नीचे पता लगा कि आयरन ओर छुपा हुआ है। अब जब उस आयरन ओर की एक्सट्रैक्शन की जाएगी तो जितना भी उससे आयरन ओर निकाला जाएगा उसमें कुछ तो पेमेंट पंकज को भी देनी पड़ेगी। तो ये पेमेंट क्या होगी? ये पेमेंट रॉयल्टी होगी। सो रॉयल्टी और टैक्स दोनों चीजें एक नहीं होते, बिकॉज टैक्स हम प्राइवेट पर्सन को पे नहीं करते। टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, और वो भी एक एक्ट के तहत, एक कानून बनाना पड़ता है तभी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एमएमडीआर स्टेट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करती। तो अब आगे होगा क्या? स्टेट्स को रॉयल्टी तो मिलेगी, इसके एडिशन में स्टेट्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मिनरल एक्सट्रैक्शन पे वो कितना टैक्स लगाएंगे और कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ डबल मुनाफा हो गया है। इसके बाद एक और मैटर उठाया गया कि मान लो कल को सेंटर एमएमडीआर को ही अमेंड कर दे और रॉयल्टी वर्ड काट के वो टैक्स वर्ड वहां पे ऐड कर दे, तो फिर से वापस जो स्टेट की पावर है टैक्सेशन की मिनरल्स के ऊपर वो चली जाएगी। तो उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएमडीआर को अमेंड करके स्टेट की टैक्सेशन की पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये सेंटर के पास एक ताकत डेफिनेटली है, मगर इसके अलावा इस एंट्री नंबर 50 के अलावा भी एक और एंट्री है जिसे बोलते हैं एंट्री नंबर 49। स्टेट लिस्ट में ही एक और फर्दर सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है एंट्री नंबर 49, जिसके तहत स्टेट किसी भी लैंड पे या बिल्डिंग पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अब क्योंकि माइनिंग जब की जाएगी तो ऑब्वियसली लैंड एक्वायर होगा उस एरिया का, तो क्योंकि लैंड स्टेट के अंडर आता है और लैंड पे जो टैक्सेस हैं वो स्टेट की अथॉरिटी है, तो एज पर दी एंट्री नंबर 49 अगर कल को कोई भी माइनिंग होती है तो उस पे टैक्स लगाने की जो ताकत है वो स्टेट के पास एग्जिस्ट करती है। स्टेट चाहे तो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर टैक्स लगा सकता है जहां से माइनिंग की जा रही है, और वो कितना टैक्स लगाएगा उसकी पावर भी स्टेट के पास है, स्टेट उसे डिसाइड कर सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसे सीजीआई हेड कर रहे थे, फेडरलिज्म को फर्दर स्ट्रेंथन किया है। देखिए, फेडरलिज्म या फेडरल पॉलिटी तभी पॉसिबल है जब स्टेट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। अगर स्टेट बार बार सेंटर के पास फंड्स के लिए हाथ फैलाएगा तो फेडरलिज्म सिर्फ किताबों में रह जाता है। पर इस जजमेंट के कुछ सीरियस रिपरकशंस भी हो सकते हैं, जिसके बारे में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना वॉज द ओनली जज हु अपोज्ड दिस जजमेंट। अब उन्होंने कुछ सॉलिड ग्राउंड्स या कुछ सॉलिड रीजंस बताए हैं जिसके कारण ये माना जा सकता है कि ये जजमेंट हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर दें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि स्टेट वाइज अगर टैक्सेशन डिसाइड होगी माइंस या मिनरल्स के ऊपर,
तो अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मान के चलिए छत्तीसगढ़ है वो 9% टैक्स लगाता है, तो बिहार सोचेगा कि मैं भी 9% लगाऊं। उधर झारखंड सोचेगा कि मेरे पास कुछ स्पेशल टाइप के मिनरल्स हैं तो मैं और ज़्यादा टैक्स लगाऊं, क्योंकि हर किसी के पास तो मिनरल्स नहीं है, हर स्टेट के पास तो मिनरल्स नहीं है। अब इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ मिनरल्स हैं वो बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ मिनरल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंडस्ट्रीज़ की हैं प्रोड्यूस करने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा और इससे एक ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे किसी भी तरीके का मिनरल नहीं पाया जा रहा मगर उसको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टील प्रोड्यूस करने में जितनी भी आप सामान इस समय पे यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं उसमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स अपने आप में एक बेसिक रॉ मटेरियल है। तो वो स्टेट्स जिनके पास मिनरल्स नहीं हैं वो कोशिश ये करेंगे कि बाहर से मिनरल्स को इंपोर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ये जो मेन स्टेट्स हैं जिनके पास बहुतायत है मिनरल्स की, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये ज़्यादा टैक्स लगा के मिनरल्स को महंगा कर देंगे तो बाहर से ही इंपोर्ट करना समझदारी दिखाई देगी। अब जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप लूज़ करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। इसके अलावा ओवरऑल माइनिंग पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनिंग सेक्टर को ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जो कटौती है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिखेगी, कम लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंडिया में थोड़ी सी ग्रिम है। तो देखा जाए तो ये जजमेंट पॉजिटिव भी है, इसके नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। अब देखते हैं कि आगे सेंटर इस पे किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रिएक्ट करती है। ऐसा हो सकता है कि सेंटर इस जजमेंट को चैलेंज करे, एक रिव्यू पिटीशन डाल दे। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या अपडेट्स आती हैं। फॉर द टाइम बीइंग दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज़ अमन कुमार। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी ऐसे वीडियोस आगे लाते रहेंगे। मेंस का सीज़न चल रहा है, ये जो करंट अफेयर्स की जो जितने भी अपडेट्स हैं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि कन्वेंशनल एरिया से उठता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।